मैंने नज़रें नहीं उठाई थी। मैंने कहा, केशव प्लीज़ छोड़ो मुझे। कहने लगा, पहले इधर देखो मेरी तरफ। मैं यूं उसके बाहों में उसकी तरफ नहीं देख सकती थी। मैंने कहा, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा प्लीज़। केशव कहने लगा, कोई नहीं आता दुर्गा, इधर देखो मेरी आंखों में। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैंने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा था। वह कहने लगा, क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? तरस नहीं आता मुझ पर अपने चाहने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? बड़े धीमी आवाज़ में मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए हो ताकि अपना हक जमा सको, जोर ज़बरदस्ती कर सको? मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगा, नहीं, बस इसलिए यहाँ लाया हूँ ताकि ये जान सकूँ मेरी प्यारी सी दुर्गा के साथ आखिर समस्या क्या है, किस बात से वो मुझसे रूठी रहती है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो। उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा, दिल पर जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती केशव। तुम ज़बरदस्ती मेरे दिल में अगर बसते तो अब तक बस चुके होते। मैं जबरन तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? पहले कभी नहीं बताया तुमने। उसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था, मैं देख नहीं पाई। अपने किए पर मुझे सिर्फ अफसोस था। मैंने कहा, वापस चलो यहाँ से। वह मुझे होटल के कमरे में ले गया। कहने लगा, क्या कहना चाहती थी तुम? क्या बात करनी है तुमने मुझसे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती, कभी भी नहीं। क्योंकि ऐसे रिश्ते मजबूरी में निभाए भी जाए तो ज़्यादा देर तक नहीं चलते। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरा दूसरा कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं चली जाऊँ। मैं बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। कहने लगा, मैं वक्त दे तो रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा, मैं जानती हूँ मैं नहीं निभा पाऊंगी। मुझे बस अपने नाम पर बैठा रहने दो और तुम दूसरी शादी कर लेना। केशव मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। कहने लगा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं क्यों करूँ दूसरी शादी? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकती जो तुम मुझसे चाहते हो। वह कहने लगा, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी तो तुम नहीं थी। मैंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। अगर ये कहते कि मुझसे शादी का मन रखते हो तो मैं मना कर देती। केशव, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी मोहब्बत है तो तुम दूसरी शादी करोगे और मुझसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर बड़े गुस्से से उसने मुझे देखा। कहने लगा, दूसरी शादी नहीं करूँगा और तुम दोबारा मेरे पास मत आना। कब से पूछ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, लेकिन तुम हद से बढ़ती जा रही हो। कितनी ही लड़कियों के साथ इस तरह की समस्याएं होती हैं। वे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ से शुरू करती हैं। सबको अपने पति से यूं अचानक मोहब्बत नहीं हो जाती, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते को निभाने की कोशिश करती हैं। सब ठीक हो जाता है। तुम्हारी तरह अपने पति को दूसरी शादी का मशवरा नहीं देती। ये कहकर वह सोफे पर जाकर लेट गया। मैं जिस परेशानी में थी मैं ही जानती थी। आज ये मुझसे मोहब्बत जता रहा है, कल जब मेरी हकीकत इस पर खुलेगी तो मुझे छोड़ भी देगा और दूसरी शादी भी करेगा। मर्द ऐसे ही होते हैं। रोते रोते मैं सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख केशव की हाय हाय की आवाज़ पर खुली थी। पता नहीं उसे क्या हुआ था। मैं उठ के सोफे पर गई तो वह नींद में ही बड़बड़ा रहा था। मैं उसके माथे पर हाथ रखा तो वह बुखार से तप रहा था। ये देखकर मैं परेशान हो गई। जल्दी से उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ करने लगी। बुखार की मेडिसिन मेरे पास मौजूद थी। मैंने होटल के वेटर से नाश्ता मंगवाया। केशव को नाश्ता करवाकर मेडिसिन दे दी। उसे कहा कि ये बेड पर लेट जाए। वह चुपचाप मुझे देख रहा था। कहने लगा, मेरी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? मैं खुद अपना ख्याल रखूँगा। मैंने कहा, पता है मुझे कितना तुम अपना ख्याल रख सकते हो। 2 दिन मैंने ही उसकी सेवा की। कभी कहता था, प्लीज़ मेरा सर दबा दो, कभी कहता था, मेरे पाँव में दर्द है। मैं उठकर उसका पाँव दबाने लग जाती। उसका बुखार अब उतर चुका था। मैंने कहा, केशव तुम अभी ठीक हो? कहने लगा, क्या ठीक हूँ? मुझे ऐसे ही बुखार होता है। बाहर से लगता है कि जिस्म ठंडा है, लेकिन अंदर बुखार रहता है। दुर्गा, मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैं उसकी बातों में बेचैन हो गई थी। मैंने कहा, दवाई तो खाई है तुमने? उसके पास बैठकर कुछ देर उसका सर दबाती रही तो वह सो चुका था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से उठने लगी, वह तकिया छोड़कर मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मेरे दिल को जोर से झटका सा लगा, लेकिन वह शायद नींद में था। मैंने उसे 2-3 बार बुलाया, लेकिन शायद वह गहरी नींद में था। मैं पूरी रात बेड से टेक लगाए बैठी रही। सुबह तक मेरी कमर अकड़ चुकी थी। जब उसकी आंख खुली, मुझे बेड से टेक लगाए देखा तो जल्दी से उठकर बैठ गया। मेरी भी आंख खुल गई। सो सॉरी यार, नींद में था, पता ही नहीं चला।
तुम मुझे जगा देती। उस वक्त मेरी आंख नींद से भरी हुई थी। मैंने कहा, तुम गहरी नींद में थे, अब प्लीज़ सोफ़े पर जाकर सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कंबल लेकर लेट चुकी थी और वह सोफ़े पर चला गया। जब मैं उठी तो वह होटल के कमरे में नहीं था। मैंने उसके और अपने लिए चाय मंगवा ली, लेकिन वह रात को वापस नहीं आया। मैं ये सोच रही थी कि वह आखिर गया कहाँ। रात को 11 बजे वह आया। मैंने कहा, केशव कहाँ गए थे? वह भी बुखार में। अब ठीक हो? तुम सो रही थी ना, इसलिए मैं बोर हो रहा था तो बाहर चला गया। वहाँ मुझे अपनी कॉलेज की एक फ्रेंड मिल गई। बस उसी से गप्पे मारता रहा। वक्त का पता ही नहीं चला। फिर उसने जेब से रेवड़ी निकाल कर मुझे थमा दी और कहने लगा, ये खा लो। फिर कहने लगा, मेरे कॉलेज में ये लड़की मेरी दीवानी थी, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन मैं इस गलतफहमी का शिकार था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए उसे कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था उसने अभी तक शादी नहीं की होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई लड़की मुझसे इतनी भी मोहब्बत कर सकती है। मुझे कह रही थी, अपनी बीवी से मिलवाना, मैं देखना चाहती हूँ वह कौन है जिसके खातिर तुमने कभी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसे कल शाम की चाय पर बुला लिया है। अच्छा है, तुम भी मिल लेना। वह काफ़ी देर तक देविका की बातें करता रहा। मैंने कहा, तुमने पहले कभी मुझे नहीं बताया। मेरे नज़दीक उसकी इतनी अहमियत ही नहीं थी, लेकिन अब एहसास हो रहा है। बहुत तकलीफ़ होती है ना, जिसे हम टूट कर चाहें, बाद में पता चले कि हम तो उस आदमी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये कहते हुए मुझे बड़े गौर से देखने लगा। मैं नज़रें चुराकर उसकी लाई हुई रेवड़ी खाने लगी। कहने लगा, सारी तुम्हारे लिए नहीं लाया, इधर मुझे भी दे दो। ये कहकर मेरे साथ ही बैठकर देविका की बातें भी करता रहा। अगले दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की 4 बजे हमारे कमरे में आई। केशव की कॉलेज की दोस्त। मैं उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई थी, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, ज़्यादा स्टाइलिश थी। वो मुझसे मिलकर कहने लगी, मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन था, सच में तुम बहुत ही प्यारी हो। फिर केशव जिससे मोहब्बत करे वह आम तो हो ही नहीं सकती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके शब्द भी बहुत नरम थे। केशव बाहर गया था चाय के साथ नाश्ता लाने के लिए। कुछ ही देर में वह भी आ गया। केशव की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी। काफ़ी देर वे दोनों आपस में अपनी कॉलेज की बातें करते रहे। मुझे उनके बीच बैठना अपने आप में फालतू लग रहा था। चाय पीने के बाद जब वह जाने लगी तो अपने पर्स में से मुझे एक बॉक्स निकाल कर दे गई। कहने लगी, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सब भी उसके साथ उसे छोड़ने चला गया। 1 घंटे के बाद कमरे में आया तो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, जान छुड़वाना मुश्किल है इस लड़की से, बातें ख़त्म ही नहीं होती उसकी। मैंने कुछ नहीं कहा, चाय भी ठीक से नहीं पी। कहने लगा, रात का खाना हम बाहर जाकर खाएंगे। खाने के बीच बीच में उसी की बातें करता रहा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, तुम कोई और बात नहीं कर सकते हो क्या? खाना खाते हुए उसने अपना चमचा रोका था। कहने लगा, कोई और बात क्या? मैंने कहा, कुछ भी। जब से तुम्हारी दोस्त तुमसे मिली है, तुम्हारे पास तो बस उसी की बातें हैं। कहने लगा, तो क्या बात करूं? तुम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने नहीं देती, तो मैं क्या करूं? अब मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में तो पत्नी साथ हो तो दिल चाहता है कि ये बातें करूँगा, वो बातें करूँगा, लेकिन वो मुझसे दूर जाना चाहती है। उसे मेरी फ़िक्र कहाँ है, तो मैं क्या करूँ? फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, वापस कब जाएंगे? 8 दिन के बाद। फिर कहने लगा, तुम्हें देविका की बातें क्यों नहीं सुननी? तुम तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती, जबकि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन अक्सर पत्नियाँ जला करती हैं ऐसी बातों पर। तुम उनमें से थोड़ी हो, क्योंकि वह पत्नियाँ तो अपने पति से मोहब्बत करती हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी। खैर छोड़ो। अगले दिन वो मुझे हिल स्टेशन पर ले गया। देखा तो वह लड़की वहाँ पर भी थी, जैसे वह जानती थी हमें यहाँ भी जाना है। केशव कहने लगा, तुम रुको यहीं पर, मैं अभी आता हूँ। वो मुझे उस हिल स्टेशन के पॉइंट पर रखे कुर्सी पर बैठाकर जा चुका था। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और वहाँ के वादियों की आनंद ले रहे थे। पिछले 2 घंटे से मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वे नहीं आ पाए। मैं उस जगह से उठकर बाहर आ गई। पहली बार मुझे बहुत रोना आ रहा था। केशव को मेरी परवाह तक नहीं थी। मेरी नज़र वहाँ के वादियों से हटकर दूसरी तरफ पड़ी तो मेरे होश उड़कर रह गए। वह एक बड़े से पत्थर पर बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मर्द होते ही झूठे हैं। कल तक मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहा था, झूठा कहीं का। मैं गुस्से से वहाँ से होटल के कमरे से वापस आ गई। मेरे मोबाइल पर केशव की कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसे ये एहसास तक नहीं था। मुझे थोड़ी देर का कहकर
वह अपनी दोस्त के पास जाकर बैठ गया था और भूल गया कि मैं भी उसके साथ आई हूँ। काफ़ी देर उसकी कॉल मेरे फ़ोन पर आती रही। 2 घंटे बाद उसने चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। मुझे कमरे में देखकर कहने लगा, तुम यहाँ थी? दुर्गा, तुम्हें एहसास है मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हें पागलों की तरह वहाँ ढूंढ रहा हूँ। वह काफ़ी गुस्से में था, परेशान भी था। कहने लगा, बिना बताए तुम यहाँ आ गई हो? फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ये कहकर उसने सामने साइड टेबल पर देखा तो मेरा मोबाइल वहीं पड़ा था। अगर तुमने फ़ोन उठाना नहीं है तो आग लगा दो इस फ़ोन को। मैंने कहा, ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ मुझे। क्या तुम्हें मेरी परवाह थी? अगर होती तो तुम ऐसे अपने दोस्त के साथ जाकर टाइम ना बिताते। पिछले 2 घंटे से तुमने भी मुझे उस रेस्टोरेंट की कुर्सी पर बिठाया और फिर भूल गए और जाकर से बातें करते रहे। क्या मैं पागल हूँ जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहती? अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है और जो तुम उसके साथ बैठकर बातों में ये तक भूल गए कि मैं भी तुम्हारे साथ आई थी, ये तुम्हें नज़र नहीं आता? कहने लगा, तो क्या हो गया अगर मैं उसके पास बैठ गया तो? तुम्हारे सामने ही उसके साथ गया था। मैंने कहा, क्या लगती है वह तुम्हारी? कहने लगा, मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, मेरी दोस्त है। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या हूँ? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये तो तुम खुद से पूछोगी कि तुम मेरी क्या हो। मेरे करीब आ गया, मेरे आंसू साफ करने लगा। मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी, मुझे अभी के अभी यहाँ से वापस जाना है। दुर्गा, हम कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, बार बार छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा, भाड़ में गई तुम्हारी छुट्टियाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अभी जाओ ना, वहीं जाकर बैठो जहाँ पहले बैठे थे। कहने लगा, तुम्हारे लिए खाना लाया था मैं। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। मेरा हाथ पकड़ लिया, मर जाओगी मेरे हाथ से। तुम्हें नहीं पता मैं इस टाइम कितने गुस्से में हूँ। वह हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके सवाल पर मैं चुप सी हो गई। कहने लगा, बोलो अब क्यों जलन हो रही है? जलन वहाँ होती है जहाँ मोहब्बत हो, और तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। अभी 1 दिन पहले तुम कह रही थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो अब क्यों रो रही हो? कुछ घंटे ही तो मैंने देविका के साथ बिताया था, वह भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सी होने लगी। अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने लगी, लेकिन वह अपनी पकड़ इतना मजबूत कर चुका था। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। कहने लगा, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, ये बात नहीं है। केशव कहने लगा, यही बात है। उसकी बातें सुनकर तुम्हें तकलीफ हो रही थी, तभी तुम कह रही थी कि कोई और बात करो। दुर्गा, मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? कहने लगा, मुझे ज़रा सा बुखार क्या हो गया, तुम्हारी जान पर बन गई थी। पूरी रात मैं तुम्हारी गोद में सोता रहा और तुम पूरी रात जागती रही। तुमने एक बार भी उफ तक नहीं किया, मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। क्या था ये? क्या ये एहसान था? पागल लड़की, ये मोहब्बत है, मोहब्बत इसे कहते हैं। मेरे पास अब कोई बहाना भी नहीं बचा था। अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा। कहने लगा, देविका शादीशुदा है, यहाँ अपने पति के साथ आई है। उसका पति भी मेरा क्लास फेलो है और देविका का मेरे साथ कभी कोई अफेयर नहीं चला था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मोहब्बत वह कैलाश से करती है और शादी भी उसी से की है। ये तो तुम मुझे इतने दिनों से नखरे दिखा रही थी, इसलिए जब मैंने कैलाश और देविका को देखा तो उनसे कहा कि ज़रा सी ड्रामाबाजी कर दो ताकि मेरी पत्नी का दिमाग कुछ ठिकाने पर आ जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मैं अपना हनीमून ट्रिप बर्बाद नहीं करना चाहता। वह दोनों पति पत्नी मान गए क्योंकि दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जो कुछ भी 2 दिन से हो रहा था वह सिर्फ एक ड्रामा था। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि अब मैं अपनी मोहब्बत उससे छुपा नहीं सकती थी। वह जान चुका था और डर इस बात का था कि एक हकीकत और जान जाएगा तो फिर क्या होगा, जिसके खातिर मैं अभी तक उसके साथ ना रहने का ड्रामा कर रही थी। कहने लगा, क्या सचमुच तुम अनजान थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे रोक नहीं पाई थी और ख़ुद को हालत के हवाले कर दिया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बेड के किनारे से टेक लगाए मुझे ही देखे जा रहा था। पता नहीं वह किसी गहरी सोच में था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने मुझे जागता हुआ देखा तो हाथ में पकड़ा हुआ सिगरेट साइड टेबल पर रख दिया, जबकि सुबह के 8 बज रहे थे और वह जाग रहा था। मैंने कहा, क्या बात है, सोना नहीं है तुमने? वह कहने लगा, नहीं, ऐसे ही नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों वह चुप चुप सा था। अब मेरी जान निकल रही थी, कहीं वो मुझसे मेरे कैरेक्टर के बारे में ना पूछ ले या कोई सबूत ना मांग ले, या ये ना पूछ ले कि इससे पहले मैंने किसके साथ रात बिताया है या मेरी अमानत में खयानत क्यों की है।
मैं उसकी तरफ ही देख रही थी। कहने लगा, क्या बात है दुर्गा? मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम इस वक्त सो रहे होते हो ना, इसलिए। केशव ने कहा, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। वह अपने शब्दों को काफ़ी हद तक संभाल रहा था, नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा दिल अंदर से कांप रहा था कि मेरे बराबर में लेट गया। अपना बाजू सीधा करके कहने लगा, इधर आ जाओ, यहाँ पर लेटो। मैं उस वक्त बुरी तरह से डर रही थी। पता नहीं अपने करीब लिटाकर अब मुझसे क्या पूछेगा, क्या सवाल करेगा। मैं उसके बाजू पर सर रखकर लेट गई। कहने लगा, क्या सोच रही हो तुम? मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही। बस तुम्हें मैंने बहुत तंग किया है ना? उसने तुरंत बात को ही बदल दिया। कहने लगा, हाँ, तंग तो बहुत किया है, बस वजह पता नहीं क्यों किया है। मैंने कहा, मुझे लगा था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, शायद डरती थी तुमसे मोहब्बत करने से, कि पता नहीं मोहब्बत मिलेगी या नहीं। मैं उसको अपनी बातों से बदलने लगी, और क्या करती, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो। कहने लगा, डरती क्यों थी? मैंने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। कहने लगा, तुम्हें पता है, जब मैंने मम्मी से कहा कि मुझे दुर्गा से शादी करनी है तो वो मुझसे गुस्सा हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि शादी मैं सिर्फ उसी से करूँगा और आपको उससे इज्जत भी देनी पड़ेगी, उसे अनाथ समझना छोड़ दे। बहुत समझाने के बाद मेरी माँ का मूड कुछ ठीक हुआ था और तुमसे उनका रवैया भी। और वे शादी से पहले तो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी, सिर्फ तुम्हें पराया ही समझती थी। फिर काफ़ी देर वो मेरा सर सहलाता रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उसके बाद वो मेरे पास नहीं आया था। 2 दिन के बाद मेरी आँख खुली तो वह बेड पर नहीं था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। देखा कमरे से बाहर गैलरी में खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। केशव सिगरेट का आदी तो नहीं था, वह जब टेंशन में होता था तो कभी कभी पी लेता था। मैं उठकर गर्म साल लेकर उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी बात सुनकर बुरी तरह चौंका था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। कहने लगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मौसम देख रहा था, अच्छा है ना, इसलिए। मैंने कहा, रात के 2 बजे कौन सा मौसम एंजॉय कर रहे हो तुम? मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई तो उसने हाथ फैलाकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, कहा ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मेरी गोद में सर रखकर सो जाओ, नींद आ जाएगी। मुस्कुराने लगा। कहने लगा, तुम्हें बार बार तो ऐसी तकलीफ़ नहीं दूंगा ना? पूरी रात तुम जागती रही थी सिर्फ मेरे लिए। मैंने कहा, मैं अभी भी जाग सकती हूँ। वह कुछ देर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर नज़रें झुका गया। धीरे धीरे उसका व्यवहार मेरे साथ वैसा ही हो गया था जैसे पहले था। शायद वो मुझसे सवाल कर नहीं पा रहा था, वो मेरे किरदार पर शक नहीं कर पा रहा था और अपने आप से लड़ रहा था। मैं जानती थी वह किस परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन मुझे उससे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुप से वापस आ गई। घर आते हुए मेरे दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, कहीं राजेश मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे, मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो राजेश की तेज़ नज़रें मुझ पर थी। सभी लोग घर में मुझसे अच्छे तरह से बात कर रहे थे। मैंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मेरी अहमियत अलग थी। मेरी सास मेरी नंद से कह रही थी कि अपनी भाभी का भी हाथ बटाया करो, घर के कामों में दिलचस्पी लिया करो। एक बार मैंने अपने कमरे में थी जब मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राजेश खड़ा था। उस वक्त दोपहर का वक्त था और दोपहर के वक्त हमारे घर की सभी औरतें अपने अपने कमरों में होती थी। उस वक्त उसे अपने कमरे में देखकर मेरी जान निकली थी। वे फटाफट से मेरे कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारा भांडा फोड़ सकता हूँ, तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा, अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी कहोगे तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी, और मैंने वैसे भी केशव को सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंग थोड़ी फीकी हुई थी। तुम मुझे जिसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे ना, तो जाओ, जाकर केशव से जो कहना है कह दो, क्योंकि वह सब जानता है और उसने मेरा दर्द देखा है। उसके बावजूद उसने मुझे अपनाया है, छोड़ा नहीं है। ये सुनकर वह घबरा गया था, जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल आया था। मैं जानती थी कि वो मुझे ब्लैकमेल ज़रूर करेगा, और अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो वो मेरी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करता रहेगा। मैं जानती थी कि वह ऐसी बात कभी भी केशव से नहीं पूछेगा, इसलिए मैं रोकर भगवान से प्रार्थना भी करती थी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं रात को सोती तो मुझे नींद नहीं आती थी। केशव भी रातों को जागता रहता था, लेकिन मुझसे कुछ कहता नहीं था। 10 साल पहले
मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। केशव के पापा मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पापा और केशव के पापा एक साथ बिजनेस किया करते थे। एक दिन मेरे पापा की फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ। वहाँ आग लग गई और उस फैक्ट्री में मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पापा सभी मौजूद थे। मेरी माँ भी एक पढ़ी लिखी अच्छी औरत थी जो पापा से कदम मिलाकर चला करती थी। उस दिन उस फैक्ट्री में मेरे पापा, भाई सभी मौजूद थे। वहाँ भीषण आग ने सबको अपने लपेटे में ले लिया था। जब मैं ये खबर सुनी तो मैं अपने होश में नहीं थी। जब मैं होश में आई तो इस खबर को 20 दिन हो गए थे। मैं केशव के घरवाले को सभी को जानती थी। उस दिन हॉस्पिटल में केशव के बड़े पापा का लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैं होश में आई थी। केशव के पापा और वहाँ सभी लोग खुश थे कि मुझे होश आ गया है। वे सभी लोग बाहर थे और डॉक्टर से बात कर रहे थे। तभी राजेश मेरे वार्ड में आया और उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ की और उसने मुझे इतनी बुरी तरह से अपनी हवस का निशाना बनाया और उसने मुझे धमका भी दिया, अगर मैंने किसी से भी कुछ कहा तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी दुनिया तो पहले ही लुट चुकी थी और मेरे पास जो इज्जत थी वह भी आज लुट चुकी थी। मैं किसी से क्या बताती। फ़िलहाल अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे केशव के घर पर लाया गया। वहाँ मेरा इलाज चलता रहा। राजेश मेरी इज्जत के साथ रोज़ खिलवाड़ करता रहा, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मेरी बातों पर यकीन कौन करता। जिसके घर में रह रही थी, अगर मैं उसी पर इल्ज़ाम लगाती तो मैं कहाँ जाती। फिर अचानक से 2 महीने के बाद केशव के पापा ने ये ऐलान कर दिया कि मैं अपने बेटे केशव के साथ दुर्गा की शादी करूँगा और इस रिश्ते को मजबूत बनाऊँगा। केशव को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था क्योंकि केशव की और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैं भी उसे पसंद करती थी और शायद वह भी मुझे पसंद करता था और इसी तरह हमारी शादी हो गई। लेकिन मैं केशव के लायक नहीं थी। मैं केशव को कैसे बताती, इसलिए मैं हमेशा उससे दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं इस बात को नहीं जानती थी राजेश को केशव ने कई बार मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया था, लेकिन केशव ने मुझसे जानने की कोशिश नहीं की। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर राजेश मेरे कमरे में क्यों आता है। लेकिन केशव ने डायरेक्ट मुझसे ये नहीं पूछा था, इसलिए उसने हनीमून का बहाना बनाया। और उस रात जब मैं और केशव एक जिस्म और एक जान हो रहे थे, तब केशव को सब कुछ पता चल गया और उसी दिन से राजेश पर केशव ने नज़र रखना शुरू कर दिया और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी के मुंह से सब कुछ उगलवा लिया क्योंकि राजेश शादीशुदा था। उसके बाद भी उसने अपने भाई की पत्नी पर गंदी नज़र रखी थी और उसे बर्बाद कर दिया था। केशव ने राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आखिर मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए था। केशव तो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता था, इसलिए उसने मुझे अपना लिया और अपने भाई को जेल भिजवा दिया। अगर केशव मुझ पर भरोसा ना करता तो मैं कैसे अपने आप को सच्चा साबित करती। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी बात भी रखिएगा। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।